All right. Hi guys. So welcome to part 2 of the top judgment series of 2025. अब पार्ट 1 में मैंने आपको 5 जजमेंट्स बताए थे। पार्ट 2 में हमारे पास 5 जजमेंट्स और हैं। सबसे पहला है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। देखिए, मान लीजिए एक प्रोफेशनल चोर है और वो रोज चोरी करता है अलग अलग जगह और अपनी वाइफ को आके बताता है कि देखो आज मैंने यहाँ पे चोरी करी, आज मैंने वहां पे चोरी करी, आज इतना बड़ा हाथ मारा। तो क्या जो उसकी वाइफ है वो कोर्ट में आके एविडेंस दे सकती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बताया था कि आज उन्होंने यहाँ पे चोरी करी फिर वहां चोरी करी? ऐसा नहीं है। ना वाइफ को आप मजबूर कर सकते हैं, कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, कोर्ट भी नहीं, वकील साहब भी नहीं। वाइफ को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने हस्बैंड के खिलाफ गवाही दे। ना वाइफ खुद से भी चाहे तो वो कोर्ट में इस चीज का एविडेंस नहीं दे सकती कि उसके हस्बैंड ने उसको क्या बोला था। ये मैरिज की सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि मान लो कोई हस्बैंड और वाइफ है, तो हस्बैंड ने जो भी कुछ कहा है वाइफ से, वाइफ इस चीज का खुद से भी एविडेंस नहीं दे सकती, ना ही इसको मजबूर किया जा सकता है कि आप एविडेंस दो। और सिमिलरली अगर वाइफ ने हस्बैंड से कुछ कह के रखा है तो हस्बैंड खुद से भी कोर्ट नहीं जा सकता, ना हस्बैंड को मजबूर किया जा सकता है कि आप एविडेंस दो, आपकी वाइफ ने क्या बोला था आपको। ये चीज लिखी है 122 इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर 128 यूएसए में। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन जरूर है। एक्सेप्शन ये है कि कल को हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही केस हो गया तो क्या होगा भाई? अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ के खिलाफ केस कर दिया, मान लो मैं हस्बैंड हूं, मैंने अपने वाइफ के खिलाफ केस किया, तब तो मैं दूंगा ना अपनी वाइफ के खिलाफ एविडेंस, वरना केस को प्रूव कैसे करूंगा भाई? मैं बोल रहा हूँ कि मेरी वाइफ मेरे पे क्रुएलिटी करती है, तो मैं क्रुएलिटी के एविडेंसेस दूंगा। मैं बहुत सारी ऐसे बातें बोलूंगा जो बेडरूम में बोली गई थी, जो कभी कहीं और बोली गई थी, जो चुप मतलब अकेले में बोली गई थी। तो इन केसेस में जहां पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में केस हो गया, अब सिविल केस हो सकता है, क्रिमिनल केस हो सकता है, कैसा भी केस, अगर इनके बीच में ही केस हो गया तो फिर एविडेंस दिया जा सकता है। अब इस केस में क्या हुआ था कि वाइफ का फोन आया हस्बैंड को, हस्बैंड ने केस किया था क्रुएलिटी को लेके, वाइफ का फोन आया हस्बैंड को। अब हस्बैंड सुन रहा था वाइफ जो भी बातें कर रही होगी, बातें अब उनका रिलेशनशिप खराब हो गया था तो खराब खराब बातें हो रही होंगी। अब हस्बैंड ने धीरे से उसको रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके अगले दिन कोर्ट में ले आया कि देखिए हमको ऐसे ऐसे बोलती हैं, क्रुएलिटी करती हैं हमारे साथ। वाइफ ने बोला अरे तुमने रिकॉर्ड कैसे किया, ये तो मेरी प्राइवेसी का वायलेशन है, ये मेरी प्राइवेसी का वायलेशन है, तुम नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने बोला कि जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही केस हो जाए तो हस्बैंड को तो प्राइवेट चीजें ही प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर हस्बैंड बोल रहा है कि क्रुएलिटी हुई है उसके साथ, तुमने क्रुएलिटी करी है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा ना। अब उसमें प्राइवेट चीजें ही प्रूव होंगी भाई, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप रोड पे थोड़ी होता है, प्राइवेट चीजें ही प्रूव करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे प्रिवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई केस हुआ है, भले वाइफ हस्बैंड ने जो है उसको सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन दिस इज अ गुड एविडेंस, दिस इज एन एडमिसिबल एविडेंस। तो इसी चीज पे कोर्ट ने बोला हेल्ड सीक्रेटली रिकॉर्डेड टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन ऑफ स्पाउस इज एडमिसिबल एविडेंस। तो भले आपने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था, भले हस्बैंड ने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है। हस्बैंड प्रूव ही नहीं कर पाएगा अगर वो प्राइवेट चीजें उसको प्रूव ना करने दिया जाए। तो प्राइवेट चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, और प्राइवेट चीजों में ये था कि ठीक है भाई, आप सीक्रेटली भले आपने रिकॉर्ड किया है, आप लाओ, उसको प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखो भाई, हम लोगों ने बहुत सारे लाई डिटेक्टर टेस्ट देखे होंगे, बहुत सारे टीवी पे शोज भी आते हैं जिसमें वो चेक करते हैं कि एक बंदा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, उसके ऊपर अलग अलग मशीनें वशीनें लगा के। तो बहुत सारी स्टैब्लिश प्रैक्टिसेस हैं जो पता कर सकती हैं कि एक बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट में आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे एक केमिकल का जिसका नाम है सोडियम पेंटाथॉल। जैसे ही आप लगाएंगे आपकी इमेजिनेशन की पावर खत्म हो जाएगी। भाई झूठ बोलोगे तो इमेजिन करके ही तो बोलोगे कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। इमेजिनेशन की पावर खत्म हो जाती है, जो फैक्ट है आदमी फटफट बड़ा बड़ा सीधा बोल देता है। तो सोडियम पेंटाथॉल उसको लगा दो, वो सच बोल देगा। दूसरा है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है कि जो चीजें आप जानते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको क्राइम सीन दिखाएंगे, जिस चीज से आपने मारा है, मान लो बुलेट से मारा है या तलवार से मारा है, वो आपको दिखाएंगे। तो जो चीजें आप देखे रहते हो, जिन चीजों को पहचानते हो आप, जैसे ही आप उसको फिर से देखते हो, उसकी फोटो देखते हो, तो आपके दिमाग में एक अलग तरीके की वेव बनती है, उसको बोलते हैं P300 वेव।
तो आपको पता चला, बंदूक दिखाया तो आपके दिमाग में वेव बन गई, आपको क्राइम सीन दिखाया आपके दिमाग में वेव बन गई, यानी आप सब जानते हो सकता है आप ही ने किया हो। तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वही जो टीवी शोज में नहीं दिखाते, अलग अलग जगह वो लगा देंगे, सेंसर्स लगा देंगे, और जब आप झूठ बोलते हो तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है, और वहां से पता चल जाता है कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, आपकी हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाएगी, आप इधर उधर देखने लगोगे। तो उन सारी चीज़ों को नाप के देखते हैं कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। अब सवाल ये है कि क्या आप इन टेस्ट को ट्रायल में इस्तेमाल कर सकते हो? मान लो किसी एक्यूज का ट्रायल हो रहा है, तो काहे का इतना एविडेंस लंबा करना, काहे 10-10 साल को केस को चलाना? आप सिंपल बोलो कि आओ इनको सोडियम पेंटाथॉल पिलाओ, अभी सब सच बोलने लगेंगे। तो क्या ये किया जा सकता है? अब इसमें जो अगला केस है वो जवाब देगा। देखो थर्ड केस है, लेकिन अभी पुराना केस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर उससे पहले वापस आता हूँ। पहले ये थर्ड केस पढ़ो, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, दिस इज द लैंडमार्क केस, इसको हमको याद जरूर रखना है। इसमें बोला कि ये जितने भी टेस्ट है ना, नार्को, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ, इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें वो बेचारा पावरलेस हो जाता है और फटाफट बोलने लगता है कि क्या हुआ था। वो सारे टेस्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। कैसे है भाई? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये बोलता है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, किसी को अपने खिलाफ विटनेस बनने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन पेंटाथॉल पिला के तो आप यही कर रहे हो कि उसको अपने खिलाफ विटनेस बनने में मजबूर कर रहे हो, जैसे ही पिएगा फटाफट सब चीज सच सच बोलने लगेगा। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की वजह से, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, मतलब कि सबकी अपनी डिग्निटी होती है, ह्यूमन डिग्निटी होती है, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते खराब व्यवहार कि उसको जबरदस्ती पेंटाथॉल पिला दिया, अब उससे सच निकलवा रहे हो। तो बेसिकली 20 क्लॉज 3 था, इससे बोला कि ये सारे टेस्ट जो है आप नहीं कर सकते किसी भी अक्यूज पे सच पता करने के लिए। सच पता करना है, नॉर्मल केस चलाओ जैसे चलता है, ठीक है? तो देखो, अब सेल्वी वर्सेस सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये बोला कि आप ये सब टेस्ट नहीं यूज कर सकते, लेकिन फिर वापस आते हैं अपने पुराने वाले केस पे, उसमें क्या बोला? आप फोर्सफुल टेस्ट तो नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है, फोर्सफुल टेस्ट नहीं कर सकते। मान लो अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो इस वाले केस में हमको डिस्कस करना है, जो सेकंड नंबर का केस था हमारा, उसमें हमको डिस्कस करना है अमलेश कुमार वाला, कि अगर अक्यूज्ड खुद चाहे टेस्ट कराना, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी केस में फंसा दिया गया, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं किया है, तो सामने वाली पार्टी मान ही नहीं रही है, मैंने कोर्ट से बोला कि जज साहब मुझे सोडियम पेंटाथॉल पिलाओ, मुझे ब्रेन मैपिंग कराओ, वो सब चेक कराओ, लाई डिटेक्शन में खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने किया है कि नहीं किया है। तो मैं खुद कराना चाहता हूं, अगर मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है तो आई विल वांट कि मेरे ऊपर ये टेस्ट किया जाए, ताकि मैं कोर्ट के सामने सब सच आ जाए कि मैंने नहीं किया है, उसमें सोडियम पेंटाथॉल पीने के बाद मैं सब सच सच बोलूंगा। तो उसमें क्या मेरा एब्सोल्यूट राइट है कि मैं कोर्ट में ये कह सकता हूं कि नहीं, मुझे सोडियम पेंटाथॉल पिलाओ और मैं जवाब दे के रहूंगा कि मैंने नहीं किया है? तो कोर्ट ने बोला कि अक्यूज्ड का कोई इनडिफिजिबल राइट नहीं है, कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो इन टेस्ट की डिमांड कर सके। वो ज्यादा से ज्यादा इन टेस्ट के लिए बोल सकता है कोर्ट से कि जज साहब देखिए मैंने नहीं किया है, पेंटाथॉल पी के भी मैं बोलूंगा मैंने नहीं किया है, उसकी एप्लीकेशन लगा सकता है। उसकी एप्लीकेशन लगाने के बाद कोर्ट बहुत सारी सर्कमस्टांसेस देखेगी, देखेगी कि भाई वो वॉलंटरली कह रहा है कि पुलिस के प्रेशर में कह रहा है, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस देखेगी और डिसाइड करेगी कि भाई इनको पेंटाथॉल पिलाना है कि नहीं पिलाना है। और लास्ट में बोला कि नॉट डायरेक्ट एविडेंस, यानी मान लो पेंटाथॉल पीने के बाद उसने बोल दिया कि मैंने किया है क्राइम, तब तो मामला फंस फंस गया, लेकिन उसके बोलने भर से उसका कन्विक्शन नहीं हो जाएगा, और भी एविडेंसेस होने चाहिए जो ये दिखाएं कि मैंने वो क्राइम किया है। यानी पेंटाथॉल पीने के बाद तो मैंने बोल दिया हाँ मैंने क्राइम किया है, लेकिन दिस कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, इसके अलावा और भी एविडेंसेस चाहिए होंगे अगर मुझे कन्विक्ट करना है तो। भाई ये चीज हो गया है हमारा सेकंड केस कंप्लीट। तो सेकंड केस और थर्ड केस को हमें कंबाइन करके पढ़ना है। सेकंड केस अमलेश कुमार, वो हमारा रीसेंट केस है, और ये सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का है, लेकिन लैंडमार्क केस है, इसी में पढ़ाना पड़ा, ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, बहुत सिंपल केस है भाई। ये बोलते हैं कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि अगर किसी को हमने अरेस्ट किया है तो हम उसको फटाफट बताएंगे भाई तुमको क्यों अरेस्ट किया है, इन्फॉर्म ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, और ये भी बोलेंगे कि भाई जाओ तुम लॉयर को कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो
अगर हम किसी को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताएंगे तो वो अपना डिफेंस कैसे लेगा? हम पुलिस जाके किसी को अरेस्ट कर ले, हमको हमको बताया ही ना कि क्यों अरेस्ट किया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? भाई हमारे पास हम डिफेंस भी तो हमें लेना है, हमें कोर्ट में ये भी तो साबित करना है कि भाई हमने वो चीज़ नहीं करी है। अगर हमें यही नहीं पता रहेगा कि क्यों अरेस्ट किया है तो हम आगे कैसे केस को बढ़ा पाएंगे? कोर्ट ने ये बोला कि आप अगर इन्वेस्टिगेटिंग, मान लो पुलिस ऑफिसर हो, आपने किसी को अरेस्ट किया, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा आपने उसको क्यों अरेस्ट किया है। ऐसी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा जो वो बंदा समझता है। इस तरीके से समझाना पड़ेगा कि उसको समझ में आ जाए कि आपने अरेस्ट क्यों किया है। और अगर पुलिस ऑफिसर उसको नहीं समझाता है, नहीं बताता है, तो अरेस्ट इलीगल हो जाएगा और उस बंदे को फौरन छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे विहान कुमार केस में यही बोला कि अगर अरेस्ट के ग्राउंड आप सामने वाले को नहीं बताते हो, ऐसे ही पकड़ लेते हो, तो तुरंत अरेस्ट इलीगल हो जाएगा, उस बंदे को छोड़ना पड़ेगा। और लास्ट में है राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 3 जजेस की बेंच, इंपॉर्टेंट केस। देखो इसमें क्या बोला, इसमें बोला कस्टम ऑफिसर जो होते हैं, कस्टम ऑफिसर और भी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे जीएसटी ऑफिसर होते हैं कि आपने जीएसटी नहीं पे किया तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। कस्टम ऑफिसर वो वाले ऑफिसर होते हैं कि पता चला एक बंदा है यहाँ से मलेशिया इंपोर्ट कर रहा है, ड्रग्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको कस्टम वाले पकड़ लेंगे कि हाँ भाई ये ड्रग्स लेके कहाँ जा रहे हो। तो क्या कस्टम ऑफिसर पुलिस ऑफिसर होते हैं कि नहीं? कोर्ट ने बोला कस्टम ऑफिसर पुलिस ऑफिसर नहीं होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, किस तरीके से ये अलग होते हैं देखिए। अगर आप सेक्शन 41 सीआरपीसी या 35 बीएनएसएस पढ़ोगे तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है इन 3 ग्राउंड्स पे। पुलिस के लिए आपको अरेस्ट करना बहुत आसान है। क्यों कर सकती है? देखिए, अगर आपके खिलाफ एक रीजनेबल कंप्लेंट मिल गई तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, या फिर आपके खिलाफ एक इंफॉर्मेशन मिल गई जो क्रेडिबल सोर्सेज से आई है, मतलब कि प्रैंक कॉल नहीं है, कुछ बेकार नहीं है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके खिलाफ इंफॉर्मेशन मिल गई तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, वो बाद में देखेंगे, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब अभी समझो कि थोड़े सीरियस वाले ऑफेंसेस। इंफॉर्मेशन भर मिल गई ना, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। पुलिस को बस सस्पिशन है तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, यानी पुलिस के लिए अरेस्ट करना आसान है। लेकिन जो कस्टम ऑफिसर है वो तभी आपको अरेस्ट कर सकता है व्हेन ही हैज रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव का मतलब क्या होता है कि आई हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि तुमने ये गलत काम किया है, यानी मेरे पास कुछ ना कुछ सॉलिड रीजन होने चाहिए जिससे मैं ये विश्वास हो जाए, मुझे ये मुझे बिलीव हो जाए कि तुमने ये गलत काम किया है। जब तक मुझे बिलीव नहीं होगा तब तक मैं तुमको अरेस्ट नहीं कर सकता, अगर करता हूं तो इलीगल अरेस्ट है। यानी यहाँ पे अरेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है जब तक मुझे विश्वास ना हो जाए। और विश्वास कैसे होगा भाई? कुछ पैरामीटर होंगे ना, कि मैं जबरदस्ती विश्वास थोड़ी करूंगा, कुछ पैरामीटर होंगे जिस पे मुझे विश्वास होगा। और जब तक मुझे रीजन टू बिलीव, मतलब आई हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि तुमने गलत काम किया है। अगर मेरे पास इनफ रीजन नहीं है बिलीव करने के लिए, मैं तुमको अरेस्ट नहीं कर सकता, अगर करता हूं तो इलीगल अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर के लिए अरेस्ट करना आसान है। एक सिंपल कंप्लेंट मिलेगी, अरेस्ट हो जाओगे। एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी थोड़ी क्रेडिबल सोर्स से, मान लो मेरे पुलिस वाला दूसरा पुलिस दोस्त है, उसका फोन आया कि तुम किसी के खिलाफ इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब भले मुझे विश्वास है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, एक इन्फॉर्मेशन मिली, मैं अरेस्ट कर सकता हूं। तो पुलिस ऑफिसर की अरेस्ट करने की पावर ज्यादा होती है, कस्टम ऑफिसर की अरेस्ट करने की पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो हम ये बोलेंगे कि पुलिस ऑफिसर एंड कस्टम्स ऑफिसर आर डिफरेंट ऑफिसर्स। ठीक है, पुलिस ऑफिसर अलग है, कस्टम ऑफिसर अलग है। अब भाई इसके बाद लास्ट में ये देख लीजिए हमारे कोर्सेज के बारे में। हमारे पास जुडिशरी के लिए अलग अलग, स्टेट जुडिशरी के लिए बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेज हैं। एपीओ, एपीपी, एडीपीओ, इन सब के भी कोर्सेज हैं अलग अलग स्टेट्स के। जीएसजीके का अलग कोर्स चलता है, लैंग्वेज का अलग कोर्स चलता है। यू कैन चेक these out in the description box. Thank you so much.